हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लोधाजी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए थर्ड ईयर के अंतर्गत हम एक विशेष सिलेबस को सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम है दोस्तों लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब चूंकि दोस्तों कुछ फ्रेंड्स की कमेंट आई थी मुझे कि सर ये फर्स्ट ईयर में लोक प्रशासन पढ़ाइए, या किसी यूनिवर्सिटी में इसे सेकेंड ईयर में भी पढ़ाया गया है। तो उन दोस्तों को मेरा जवाब ये रहेगा कि दोस्तों कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। जो सीरीज हम आपको कवर करा रहे हैं, अगर आपकी यूनिवर्सिटी में ये फर्स्ट ईयर में है तो बिल्कुल निसंकोच होकर इसे आप फॉलो कर सकते हैं। अगर सेकेंड ईयर में आपको लोक प्रशासन पढ़ने को मिल रहा है तो उसके लिए भी आप फॉलो हमें कर सकते हैं। वो सिर्फ बीए के छात्र ही नहीं, बल्कि बीए, एमए, बीएससी, इसके अलावा बीए एलएलबी के छात्र भी हमें इस सीरीज के तहत फॉलो कर सकते हैं। 100% आपका सिलेबस इसके अंतर्गत कवर किया जाएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की आज के। और आज के सेशन में दोस्तों हम बात करेंगे मुख्य कार्यपालिका। जी हाँ दोस्तों, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत हम आज डिस्कस करेंगे मुख्य कार्यपालिका और समझने का प्रयास करेंगे मुख्य कार्यपालिका क्या होती है, इसका लोक प्रशासन में क्या महत्व है, और साथ ही साथ में ये कितने प्रकार की होती है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं अपने सेशन में। और सेशन को शुरू करें उससे पहले उन सभी दोस्तों को बता दूं जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं दोस्तों, तो एक बार हमारे एक नए प्लेटफॉर्म, यूट्यूब नए प्लेटफॉर्म प्रज्ञान हिंदी जीके को जरूर विजिट करें। वहां दोस्तों हम संविधान की क्लासेस स्टार्ट कर चुके, जो कि पूरे विस्तार से हम उसको कवर कर रहे हैं, वो भी विद नोट्स। नोट्स भी आपको कंटिन्यूस प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, चलिए तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने सेशन की, आज के सेशन की। और आज के सेशन में हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से लोक प्रशासन हम चूंकि बीए थर्ड ईयर के सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं, बीए थर्ड ईयर के अंतर्गत हम इस सिलेबस को लेकर आए हैं। सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर के छात्र भी इसे फॉलो करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिस सिलेबस को हमने स्टार्ट किया उस सिलेबस के अंतर्गत ये सेकेंड यूनिट के सेकेंड टॉपिक को हम कवर कर चुके हैं। थर्ड टॉपिक हमारा आज का होने जा रहा है, जिसमें हम मुख्य कार्यपालिका पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए मुख्य कार्यपालिका दोस्तों, आज के हम इस टॉपिक में, इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, या फिर कहें कि इसका सारांश क्या है। आज का सारांश क्या है, तो आज के पूरे लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे मुख्य कार्यपालिका के अर्थ के बारे में। मुख्य कार्यपालिका के अर्थ को समझेंगे, इसके बाद मुख्य कार्यपालिका का क्या महत्व है लोक प्रशासन के अंदर, और साथ में ये मुख्य जो कार्यपालिका की हम बात कर रहे हैं ये कितने प्रकार की होती है। ठीक है, इसी टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। एक बार वीडियो को पॉज करके इस 5 क्वेश्चनों को एक बार पढ़ लें, जिससे कि आपका व्यू पूरे टॉपिक में बना रहेगा और आपको पता चलेगा कि आपको एक्चुअल में क्या फाइंड आउट इस लेक्चर में करना है। ठीक है ना दोस्तों, किसी भी रूल्स का आपको आप यहाँ पर ब्रेक नहीं करेंगे, क्योंकि हम आपके लिए सभी सेशनों को पूरे डिटेल में, फुल डिटेल में, पूरे विस्तार से लेकर आते हैं। साथ में आपको रिवीजन के लिए आपको नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं डिस्क्रिप्शन की सहायता से। दोस्तों, तो जिस प्रकार से हमारी एक स्ट्रेटेजी होती है आप तक इन लेक्चरों को पहुंचाने की, तो कृपया करके उस स्ट्रेटेजी को उसी प्रकार से फॉलो करें, जिससे कि आपको अधिकतम लाभ इस सीरीज का हो पाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्य कार्यपालिका के अर्थ की। दोस्तों, अगर आप हमें शुरू से, अर्थात कि काफी लंबे समय से अगर फॉलो करते आ रहे हैं पॉलिटी वाले सेशन में, तो आपने इस चित्र को जरूर देखा होगा, 100% चित्र को देखा होगा। जब भी हम पॉलिटी स्टार्ट करते हैं तो ये चित्र हम आपको, एक पिरामिड आकार का ये चित्र अर्थात त्रिभुज को हम जरूर बनाते हैं आपके लिए, जिसमें हम शासन के 3 अंगों की बात करते हैं। सबसे प्रमुख अंग होता है दोस्तों यहाँ पर विधायिका। एक विधायिका की हम बात करते हैं, व्यवस्थापिका जिसको हम बोलते हैं विधायिका। एक होती दोस्तों न्यायपालिका, या कभी हम न्यायपालिका को यहाँ पर भी रखते हैं, ठीक है, लेकिन आज के केस में हम न्यायपालिका को यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो एक है विधायिका, एक न्यायपालिका, और टॉप पर हम आज बिठा रहे हैं यहाँ पर किसको, कार्यपालिका को। किसको दोस्तों, कार्यपालिका को। ठीक है, ये कार्यपालिका। तो शासन के ये 3 प्रमुख अंग होते हैं, और इन्हीं तीनों अंगों के द्वारा ही संविधान के द्वारा प्रदत्त सभी प्रकार के नियम या सभी प्रकार के अधिकारों का संचालन इन तीनों अंगों के द्वारा ही किया जाता है। क्लियर है दोस्तों, अब इसको मैं रफ कर देता हूं, इस मैप को मैं रफ कर देता हूं, अब आपको पूरी कहानी बहुत अच्छे से समझ आएगी। बेसिकली एक सामान्य सा तथ्य है मुख्य कार्यपालिका, कोई एकदम नया तथ्य नहीं है, चूंकि हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए यह नया नहीं होगा। चलिए, लोक प्रशासन में मुख्य कार्यपालिका से तात्पर्य उस व्यक्ति के उस समूह से है
जो देश की प्रशासकीय व्यवस्था का प्रमुख होता है या राजकीय इच्छा की अभिव्यक्ति कार्यपालिका के द्वारा ही अभिव्यक्त होती है। प्रत्येक राज्य का प्रशासन संगठन एक पिरामिड के आकार का होता है और मुख्य कार्यपालिका इस पिरामिड के शिखर पर होती, जैसे कि अभी हमने पिरामिड बनाया था। कहने का अर्थ दोस्तों सामान्य शब्दों में यह है कि यहाँ पर मुख्य कार्यपालिका का अर्थ सिर्फ उन व्यक्तियों के समूह से है या उस व्यक्ति विशेष से है या व्यक्तियों के समूह से है जिसका प्रशासन पर पूर्ण अधिकार होता है या प्रशासन की शक्तियों का पूर्ण प्रयोग वो करता है। ठीक है, उसी को हम यहाँ पर मुख्य कार्यपालिका के नाम से जानते हैं, मुख्य कार्यपालिका के नाम से जानते हैं। तो मुख्य कार्यपालिका के अगर स्वरूप और नाम की बात करें दोस्तों, तो ये सब अलग अलग देशों में या अलग अलग शासन व्यवस्थाओं में इसका स्वरूप या इसका नाम अलग अलग हो सकता है। और वो कौन कौन से नाम हो सकते हैं, कौन कौन सा स्वरूप इस कार्यपालिका का हो सकता है, इसकी बात हम इसी के थर्ड पॉइंट में अर्थात मुख्य कार्यपालिका के प्रकारों में इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना। जैसे भारत और अमेरिका की अगर बात करें दोस्तों, तो भारत और अमेरिका में जो राष्ट्रपति है वह मुख्य कार्यपालिका है, वह मुख्य कार्यपालिका है। और ब्रिटेन की अगर बात करें तो ब्रिटेन का राजा मुख्य कार्यपालिका है। ठीक है, कार्यपालिका, मुख्य कार्यपालिका अर्थात ये कि दोस्तों कार्यपालिका अर्थात प्रशासनिक शासन व्यवस्था जिस प्रमुख के हाथ में होती है उसी को हम कार्यपालिका बोलते हैं। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत में प्रशासनिक व्यवस्था अर्थात ये भी कह सकते हैं हम कि भारतीय डिफेंस में भारतीय जो सैनिक शासन होता है दोस्तों, वो पूरी तरह से राष्ट्रपति के हाथों में होता है। जल सेना, थल सेना और वायु सेना, इनका प्रमुख, तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है भारत में? राष्ट्रपति होता है। तो अर्थात ये कि राष्ट्रपति ही भारत की मुख्य कार्यपालिका है। उसी प्रकार से अमेरिका की जब बात करते हैं तो अमेरिका के राष्ट्रपति भी वहां की सैनिक व्यवस्था के प्रमुख होते हैं, इसलिए उनको भी वहां के मुख्य कार्यपालिका बोला जा सकता है। ठीक है, लेकिन ब्रिटेन की बात करें दोस्तों, तो ब्रिटेन में जो वंशानुगत राजा होता है, ब्रिटेन का जो सम्राट होता है, वो वहां की मुख्य कार्यपालिका होता है। कहीं कहीं पर यह कार्यपालिका एक व्यक्ति में निहित ना होकर के कुछ लोगों का समूह होता है, जैसे कि स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड में दोस्तों जो एक समिति है जिसे हम संघीय परिषद कहते हैं, उस परिषद को ही यहाँ पर जो है कार्यपालिका बोला जाता है। आगे पूरे विस्तार से हम इन सभी के शासन व्यवस्थाओं की बात करने वाले हैं। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, तो लोक प्रशासन में मुख्य कार्यपालिका की स्थिति दोस्तों केंद्रीय होती है, अर्थात ये कि लोक प्रशासन में प्रशासनिक शासन व्यवस्था में मुख्य कार्यपालिका की जो स्थिति होती है दोस्तों वो केंद्रीय होती है। वह देश के प्रशासन का प्रधान होता है, इसे ही संपूर्ण प्रशासनिक प्रबंध व्यवस्था में नेतृत्व करना होता है। अर्थात सिंपल शब्दों में कहें तो लोक प्रशासन के अंतर्गत कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो ही केंद्रीय होता है, अर्थात संपूर्ण शासन व्यवस्था का संचालन उसी के मद्देनजर होता है। ठीक है, इसके साथ में दोस्तों अब हम बात करेंगे मुख्य कार्यपालिका के महत्व की। अगर हम मुख्य कार्यपालिका के महत्व को जानने का प्रयास करें तो दोस्तों हम इन 5 बिंदुओं के माध्यम से इसके महत्व को समझेंगे। 5 बिंदुओं के माध्यम से इसके महत्व को समझेंगे। तो आइए एक एक करके इसके महत्व को हम क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें प्रशासकीय व्यवस्था में एकता स्थापना के लिए, तो अर्थ यह है इसका दोस्तों कि मुख्य कार्यपालिका का महत्व की जब हम बात करते हैं लोक प्रशासन के अंतर्गत, तो लोक प्रशासन में ये एकता बनाने का काम करती है। कौन? मुख्य कार्यपालिका। प्रशासकीय जो विभाग होते हैं, प्रशासकीय जो सरकारी विभाग होते हैं, उसमें एकता बनाए रखने के लिए मुख्य कार्यपालिका का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि इन सभी प्रशासकीय विभागों के अगर हम मुखिया को देखें तो मुखिया कार्यपालिका ही होती है। इसलिए कहते हैं बिना मुखिया के दोस्तों ये विभाग कार्य ठीक से नहीं करेंगे। तो इनमें एकता के रूप में इनसे काम करवाने के लिए मुख्य कार्यपालिका का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रशासकीय विभागों में होने वाले संघर्षों का निपटारा करना हो, चाहे एकता की बात हो, एकता स्थापना की बात हो, या फिर संघर्षों के समाधान की बात हो, जितनी कुशलता से ये मुख्य कार्यपालिका कर सकती है उतनी कुशलता से और कोई विभाग नहीं कर सकता। दूसरे अगर महत्व की बात करें दोस्तों जन कल्याण के लिए, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जन कल्याण से संबंधित सभी प्रकार की योजनाएं दोस्तों मुख्य कार्यपालिका के निर्देशन में ही लाई जाती है। मुख्य कार्यपालिका के निर्देशन में, अर्थात ये
कि योजनाओं का निर्माण भले ही विधायिका करती हो, लेकिन विधायिका कभी भी जनता के बीच में जाकर उन योजनाओं को लागू नहीं करती, बल्कि उन योजना जो विधायिका के द्वारा योजनाएं बनाई गई है, उन योजनाओं को लागू करने का जो कार्य होता है वो कार्यपालिका के माध्यम से ही होता है। इसलिए कहा गया है कि जन कल्याणकारी जो योजना है, उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का जो प्रमुख कार्य है वो मुख्य कार्यपालिका के माध्यम से किया जाता है। इसलिए भी लोक प्रशासन में मुख्य कार्यपालिका की भूमिका बहुत अग्रणीय है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो व्यवस्थापिका को सूचना प्रदान करने के लिए, अब दोस्तों ये मान लीजिए कि देखिए व्यवस्थापिका हमारे जो देश है, पूरे शासन व्यवस्था है, उसके लिए कानून बनाने का कार्य करती है। कौन? व्यवस्थापिका। लेकिन व्यवस्थापिका अगर कानून बना रही है और वो अगर हम चाहते हैं कि व्यवस्थापिका के द्वारा सटीक कानून बने, बिल्कुल देश की परिस्थितियों को बिल्कुल पूरी तरह से समझते हुए उनका अच्छे से परीक्षण करने के बाद बने, तो वो कानून समाज के लिए ज्यादा परफेक्ट होगा। लेकिन व्यवस्थापिका स्वयं या कहें कि खुद आकर के समाज का विश्लेषण नहीं कर सकती, समाज से परिचित नहीं होती व्यवस्थापिका विशेष रूप से। इस कारण से ये सर्वेक्षण करने का कार्य कार्यपालिका को दिया जाता है। अर्थात सिंपल शब्दों में अगर इस तथ्य को समझे तो हम कह सकते हैं कि कार्यपालिका ही वह समूह होती है या वह व्यक्ति होता है जो जनता के सीधे टच में या सीधे संपर्क में होता है। इसी कारण से कानून, जनता के लिए कानून या कोई भी नियम प्रतिपादित करने के लिए कार्यपालिका विधायिका की जो है सहायता करती है। ठीक है, और सूचना प्रदान करने के माध्यम से, सूचनाओं के माध्यम से कार्यपालिका व्यवस्थापिका की सहायता करती है कानून निर्माण के कार्य में। नेक्स्ट पॉइंट है प्रशासन के नियंत्रण के लिए। प्रशासन के नियंत्रण के लिए ये बात हालांकि हम जो है दोस्तों फर्स्ट में हम एकता स्थापना की में चर्चा कर चुके हैं, एकता स्थापना में चर्चा कर चुके हैं। अगर एकता स्थापित करने के लिए कार्यपालिका की आवश्यकता है, तो वहीं प्रशासन के नियंत्रण के लिए भी हमें कार्यपालिका की आवश्यक है। लोक प्रशासन में शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए, अर्थात कि सरकारी विभागों के कर्मचारियों के द्वारा या सरकारी विभाग के विभिन्न अधिकारियों के द्वारा शक्ति का कोई दुरुपयोग ना करे, इस कार्य के लिए या शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए या उस पर नियंत्रण रखने के लिए कार्यपालिका ही एक ऐसी है जो आदेश पारित करती है, और उस कार्यपालिका के आदेश को प्रत्येक सिविल सर्वेंट को या प्रत्येक कर्मचारी को आज्ञा का पालन करना, आदेश का पालन करना होता है। व्यवस्थापिका के निर्देशन का लोक प्रशासन से पालन करवाने का कार्य भी कौन करती है दोस्तों? कार्यपालिका ही करती है। ठीक है, मितव्ययिता एवं कुशलता के लिए, मितव्ययिता एवं कुशलता के लिए तो प्रशासनिक तंत्र में मितव्ययिता बनाने के लिए या कुशलता पूर्वक कार्यों को निपटारा करने के लिए भी कार्यपालिका की बहुत आवश्यकता होती है। लोक प्रशासन को मितव्ययिता पूर्वक ढंग से और कुशलता से चलाने के लिए कार्यपालिका की भूमिका सबसे ज्यादा आवश्यक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने मुख्य कार्यपालिका के महत्व को लोक प्रशासन के क्षेत्र में समझने का हमने भरसक प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों पॉइंट अभी तक क्लियर हो चुके होंगे, मुख्य कार्यपालिका की भूमिका और मुख्य कार्यपालिका से आशय। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करने जा रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट में दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं मुख्य कार्यपालिका के प्रकार। मुख्य कार्यपालिका के प्रकारों के अंतर्गत हम 7 विभिन्न प्रकार की मुख्य कार्यपालिकाओं को समझने का प्रयास करेंगे। इसमें दोस्तों इसमें आपको जो आपके डाउट है, राजनीति विज्ञान की शासन व्यवस्था से लेकर के जो डाउट है आपके, वो काफी सारे इस कंसेप्ट में क्लियर हो जाएंगे। अगर मैं एक शब्द में कहूं तो इतना जरूर कहूंगा कि आज के इस लेक्चर की प्राणवायु है दोस्तों हमारा ये कंसेप्ट, अर्थात मुख्य कार्यपालिका के प्रकार। 7 प्रकार है, सातों प्रकार को अगर आप बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो आगे राजनीति विज्ञान के इस सफर में बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब भी हम कभी बात करेंगे संसदीय शासन व्यवस्था की या अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की, एकल प्रणाली, बहुल प्रणाली, दलीय प्रणाली, तो उन सब के कंसेप्ट आपको बहुत ही आसानी से समझ आने लगेंगे। ठीक है ना? तो दोस्तों इसी के साथ में शुरुआत करेंगे हमारे इस महत्वपूर्ण टॉपिक को। और महत्वपूर्ण टॉपिक आप जानते हैं क्या है हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक? मुख्य कार्यपालिका के प्रकार। मुख्य कार्यपालिका के प्रकार के अंतर्गत, एक मिनट दोस्तों, मुख्य कार्यपालिका के इस प्रकारों के अंतर्गत 7 प्रकारों पर हम चर्चा करेंगे।
चलिए शुरू करते हैं अपने 7 प्रकारों पर चर्चा करना। दोस्तों 7 प्रकार जो आप यहाँ देख रहे हैं, एक बार इसको शॉर्ट में देख ले, पढ़ लें एक बार। एकल और बहुल कार्यपालिका, कितने, कौन सी, एकल कार्यपालिका और बहुल कार्यपालिका। वही नेक्स्ट है संसदात्मक और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, साम्यवादी कार्यपालिका, नाम मात्र की या वास्तविक कार्यपालिका, अधिनायकवादी कार्यपालिका, स्थानीय कार्यपालिका या उत्तरदायी और अनुत्तरदायी कार्यपालिका। इसमें से अगर आप कुछ हटाना चाहते हैं, वैसे तो हटाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु अगर हटाना ही चाहे दोस्तों तो ये चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्थानीय कार्यपालिका भी चलेगी। इसके अलावा 5 जो कार्यपालिका हैं इनको भली भांति रूप से समझना बहुत जरूरी है। इस पर काम करने की आपको ज्यादा आवश्यकता है अगर आप शासन व्यवस्था को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो। क्लियर है? चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे एकल और बहुल कार्यपालिका की। एकल कार्यपालिका क्या होती है और वहीं बहुल कार्यपालिका क्या होती है, इस पर थोड़ी सी हम चर्चा कर ले, जिससे कि आपको ये पूरा कंसेप्ट एकदम पानी की तरह क्लियर हो जाए। दोस्तों एकल कार्यपालिका, देखिए पहले व्यवहारिक रूप से इसको समझने का प्रयास करें। एकल कार्यपालिका एक ऐसी कार्यपालिका होती है, एकल कार्यपालिका उस कार्यपालिका को कहते हैं जिसमें शासन की संपूर्ण शक्ति एक विशेष व्यक्ति में निहित होती है। बस इतना समझ लीजिए, एकल कार्यपालिका मतलब ये कि शासन की संपूर्ण शक्ति एक व्यक्ति में निहित हो, उसी को हम एकल कार्यपालिका कहेंगे। इसका उल्टा कर दीजिए बहुल कार्यपालिका, तो बहुल कार्यपालिका मतलब ये कि शासन की संपूर्ण शक्ति एक व्यक्ति में निहित ना हो करके एक समूह में निहित होती है, उसे हम बहुल कार्यपालिका कहेंगे। थोड़ा सा इसको हम पढ़ लेते हैं जिससे आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। एकल कार्यपालिका का तात्पर्य कार्यपालिका के ऐसे संगठन से है जिसके अंतर्गत कार्यपालिका की समस्त शक्ति एक व्यक्ति के हाथों में निहित होती है, सिर्फ एक व्यक्ति के हाथों में पूरी शासन व्यवस्था। जैसे कि दोस्तों जब हम बात करें कि हमारी सैनिक शासन व्यवस्था की, प्रशासनिक शासन व्यवस्था की, तो प्रशासनिक शासन व्यवस्था एक भारत की बात कर रहा हूं, एक ही व्यक्ति के हाथों में निहित है। और कौन है दोस्तों? वो तो राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति मुख्य कार्यपालिका हुए ना, तो कौन सी कार्यपालिका है? एकल कार्यपालिका। तो शासन की प्रबंध की सुविधा के लिए कार्यपालिका शक्ति का विभाजन अवश्य करती है, लेकिन अंतिम रूप से संपूर्ण शासन व्यवस्था के लिए एक ही व्यक्ति उत्तरदायी होता है। वर्तमान समय में अमेरिका का राष्ट्रपति एकल कार्यपालिका का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। एकल कार्यपालिका का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ठीक है। हालांकि देखिए भारत में आप अच्छे जानते हैं, भारतीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो है कुछ मिश्रण को अपनाया गया, मिश्रण व्यवस्थाओं को अपनाया गया है। इसलिए हम सटीक रूप से नहीं कह सकते कि भारतीय जो कार्यपालिका वो एकल कार्यपालिका है, कुछ मिश्रण पाया जाता है बहुल कार्यपालिका का भी। लेकिन जब अमेरिका की बात करें तो अमेरिकी शासन व्यवस्था के अंतर्गत अमेरिका की जो शासन व्यवस्था है उसमें जो व्यवस्था है एक राष्ट्रपति की, तो वहां की मुख्य कार्यपालिका की संपूर्ण शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति में निहित होती है। मतलब मुख्य कार्यपालिका राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार ही कार्य करती है। ठीक है। वहीं अगर हम बहुल कार्यपालिका की बात करें दोस्तों, किसी शक्ति, इसके अंतर्गत जो शक्ति होती है, कार्यपालिका की शक्ति होती है, वो एक व्यक्ति के हाथों में ना हो करके व्यक्तियों के एक समूह में निहित होती है। वर्तमान में हम स्विट्जरलैंड को सबसे अच्छा एग्जाम्पल मान सकते हैं। स्विट्जरलैंड में चूंकि एक व्यक्ति, कार्यपालिका में एक व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि वहां पर एक परिषद होती है, एक समिति होती है, और उस समिति में 7 सदस्य होते हैं। उन 7 सदस्यों को बराबर का अधिकार प्राप्त होता है। हालांकि उन्हीं सदस्यों में से एक व्यक्ति उसका अध्यक्ष होता है, लेकिन अध्यक्ष है इसका अर्थ यह नहीं है कि उसके पास स्पेशल कोई पावर है, बल्कि वो अन्य 6 सदस्यों के शक्ति के मामले में उन 6 सदस्यों के समान ही होता है। ठीक है। तो बहुल कार्यपालिका का सबसे अच्छा उदाहरण स्विट्जरलैंड की समिति का है दोस्तों, स्विट्जरलैंड की समिति का है, जो कि कार्यपालिका कहलाती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट में बात करेंगे संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय कार्यपालिका या अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। संसदीय कार्यपालिका और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका के अंतर्गत सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें अध्यक्षात्मक कार्यपालिका को। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो मुख्य कार्यपालिका की शक्तियां होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली किस देश में है दोस्तों? तो वो है अमेरिका में।
तो अमेरिका या फ्रांस की अगर हम जब बात करते हैं दोस्तों, तो अमेरिका और फ्रांस में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है, जहां पर संपूर्ण कार्यपालिका की शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति में निहित होती है। तो ऐसी पद्धति में राज्य का जो मुखिया होता है वो नाम मात्र की कार्यपालिका ना हो करके वास्तविक कार्यपालिका होता है। सुना ना, राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है। भारत में जो राष्ट्रपति है नाम मात्र की शक्ति रखता है, ठीक है ना, लेकिन वास्तविक शक्ति कौन रखता? तो अमेरिका का राष्ट्रपति या फ्रांस का राष्ट्रपति, उनके पास वो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है वहां पर, ठीक है ना। तो उन शक्तियों का जो वास्तव में जो प्रयोग होता है, जो जहां पर नाम मात्र का मुखिया होता है, नाम मात्र का राष्ट्रपति होता है, उसकी शक्तियों का वास्तविक रूप से जो प्रयोग करता है वो मंत्रिमंडल करता है, अर्थात प्रधानमंत्री करता है। जो संविधान तथा कानून के द्वारा उसको प्राप्त होती है, उस व्यवस्था में शक्ति पृथक्करण के आधार पर शासन का गठन होता है। अमेरिका फ्रांस के राष्ट्रपति जो है मुख्य कार्यपालिका ही है, जिनको हम अध्यक्षात्मक कार्यपालिका कह सकते हैं, ठीक। इसके बाद अब हम बात करेंगे संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत। संसदीय शासन प्रणाली में दो प्रकार की कार्यपालिका होती है। संसदीय जिस किसी भी देश में संसदीय शासन प्रणाली है, वहां पर दो प्रकार की शासन व्यवस्था होती है। एक होती है एक नाम मात्र की कार्यपालिका, और एक होती है वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जैसे भारत के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के राष्ट्रपति अर्थात राजा रानी या सम्राट, भारत के राष्ट्रपति या राजा रानी ब्रिटेन के, शासन उनके नाम से ही चलता है, लेकिन वास्तविक शक्ति का प्रयोग वो स्वयं नहीं करते हैं, बल्कि उनका मंत्रिमंडल करता है। कौन करता है? मंत्रिमंडल करता है। मंत्रिमंडल का मुखिया कौन होता है? भाई प्रधानमंत्री होता है, ठीक है ना। तो मंत्रिमंडल का कार्य क्या निश्चित होता है? जी नहीं होता है, क्योंकि संसद में कभी भी अविश्वास प्रस्ताव पास करके, विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास करवा करके कभी भी वो मंत्रिमंडल को भंग करवा सकता है, अर्थात सरकार गिरा सकता है, ठीक है ना। तो सरकार जो मंत्रिमंडल होता है उसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है राष्ट्रपति की तरह। इसी कारण से इसे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की तुलना करें, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली की तुलना करें, तो दोस्तों अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के पास ज्यादा शक्तियां होती है, ठीक है। तो मुख्य कार्यपालिका जो है अध्यक्षात्मक शासन पद्धति की तरह शक्तिशाली नहीं होती है। क्लियर हुआ? जैसे कि भारत की बात करें दोस्तों, तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है ना, तो इसमें जो राष्ट्रपति नाम मात्र की शक्ति धारण करते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट है साम्यवादी कार्यपालिका। तो दोस्तों साम्यवादी कार्यपालिका जैसे कि वर्तमान चीन की कार्यपालिका, या फिर कहें कि सोवियत संघ रूस की कार्यपालिका, या अन्य कोई भी साम्यवादी देश की जो कार्यपालिका है वो साम्यवादी कार्यपालिका कहलाती है। तो और दूसरी बात ये दोस्तों कि इस पूरे विश्व में लगभग जितने भी साम्यवादी देश है, उन सभी देशों की कार्यपालिका लगभग एक जैसी है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो जब परिवर्तन नहीं है तो हम सबसे सटीक रूप से जो एग्जाम्पल लें या किसी को आधार बना करके अगर हम साम्यवादी शासन व्यवस्था को समझने का प्रयास कर ही रहे हैं, तो इनके सबसे मुखिया को हम क्यों ना एग्जाम्पल में लें, जैसे कि सोवियत संघ रूस। तो सोवियत संघ रूस का उदाहरण हमें यहाँ पर ज्यादा उचित लग रहा है, इसलिए हम उसी को लेंगे। तो दोस्तों अगर आपने सेकेंड ईयर में सोवियत संघ रूस के संविधान पर चर्चा की है, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि रूस में एक संस्था होती है जिसे प्रेसिडियम संस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेसिडियम संस्था कहते हैं। और चूंकि ये जो संस्था होती है दोस्तों, वहां साम्यवादी राजनीतिक दल के द्वारा बनाई जाती है, और इस दल का जो मुखिया होता है वो साम्यवादी दल का प्रमुख नेता होता है। साम्यवादी राजनीतिक दल की बात कर रहा हूं मैं, साम्यवादी राजनीतिक दल का मुखिया होता है। जब कभी संसद जो है दोस्तों गठन नहीं हो पा रही है या उनके अधिवेशन नहीं चल पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये प्रेसिडियम संस्था ही उनका संसद का अधिवेशन करती है। अगर समग्र रूप से समझे, अगर सिंपल शब्दों में और सटीक रूप से कहें, तो हम इतना कह सकते हैं कि साम्यवादी देशों में जो प्रेसिडियम संस्था होती है, अर्थात साम्यवादी दलों का जो प्रमुख होता है, जो महामंत्री होता है, उसी के हाथ में संपूर्ण शासन व्यवस्था होती है। इसीलिए उसी व्यक्ति को हम यहाँ पर मुख्य कार्यपालिका कह सकते हैं, है ना। थोड़ा सा पढ़ के देख लीजिए। प्रेसिडियम क्या है? एक समिति है। संसद के अधिवेशन अगर नहीं हो रहे हो तो ऐसे में ये संस्था काम करती है।
संसद का कार्य करती है। प्रेसिडियम का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। इस प्रेसिडियम का अध्यक्ष कौन होगा? राष्ट्रपति होगा, परंतु मुख्य कार्यपालिका नहीं होगा। मतलब ये कि इस प्रेसिडियम का जो अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति तो होगा, लेकिन मुख्य कार्यपालिका नहीं होगा। जरूरी नहीं कि मुख्य कार्यपालिका हो, लेकिन हाँ, अगर प्रेसिडियम का अध्यक्ष साम्यवादी दल का कोई महामंत्री है तो फिर राष्ट्रपति मुख्य कार्यपालिका बन जाएगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति कौन बन जाएगा? महामंत्री बन जाएगा। कौन सा महामंत्री? साम्यवादी दल का महामंत्री। कुल मिलाकर लेने का ये है कि भाई साम्यवादी दल का जो महामंत्री है उसके हाथ में शासन रहना चाहिए। वो जहां भी होगा उसको वहीं शासन व्यवस्था वहीं पहुंचा दी जाएगी। अगर प्रेसिडियम का अध्यक्ष कोई और व्यक्ति है तो उसके हाथ में शासन व्यवस्था नहीं होगी, मतलब वो मुख्य कार्यपालिका नहीं होगा। लेकिन अगर प्रेसिडियम का अध्यक्ष साम्यवादी दल का नेता बन जाता है आकर, तो उसके हाथ फिर वो मुख्य कार्यपालिका बन जाएगा। ठीक है ना? तो रूस में साम्यवादी दल सबसे ज्यादा प्रभावशाली होते हैं, शासन पर उसका पूरा नियंत्रण होता है। साम्यवादी दल का जो महामंत्री होता है वो रूस का सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति होता है। व्यवहारिक रूप से अगर देखा जाए तो वही मुख्य कार्यपालिका होता है। व्यवहारिक रूप से वही मुख्य कार्यपालिका होता है। तो साम्यवादी दल का महामंत्री जब प्रधानमंत्री बन जाए तो उस समय राष्ट्रपति मुख्य कार्यपालिका बन जाता है, और जब अगर वो राष्ट्रपति बन जाए तब भी राष्ट्रपति मुख्य कार्यपालिका बना रहता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट में बात करेंगे नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका। तो अब तक आप भलीभांति रूप से समझ चुके हैं। नाम मात्र की अर्थात जो संविधान के द्वारा दी गई शक्तियों का वास्तविक रूप से प्रयोग करता हो वो वास्तविक कार्यपालिका, और जो संविधान के द्वारा दी गई शक्तियों का वास्तविक रूप से प्रयोग न करते हुए उसकी शक्तियों का कोई और प्रयोग करे तो उसको हम कहेंगे नाम मात्र की कार्यपालिका। एकदम इजी है, ठीक है ना? तो इसको तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है अधिनायकवादी कार्यपालिका। तो दोस्तों अधिनायकवादी कार्यपालिका का मतलब होता है कि एक ऐसी मुख्य कार्यपालिका जिसमें शासन की सर्वोच्च शक्ति उसमें निहित हो, किसमें? अधिनायक में निहित हो, और वह स्वयं ही संपूर्ण प्रशासन का नियंत्रण और संचालन करता हो। अगर एग्जाम्पल लें दोस्तों तो आपको पता है कि पाकिस्तान संविधान से कम और उसकी सैनिक व्यवस्था से ज्यादा चलता है। मतलब पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री साहब होते हैं वो संविधान को बाद में देखते हैं। पहले अगर मतलब कोई भी नियम प्रतिपादित करना होगा तो वो ये बाद में देखेंगे कि संविधान का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, बल्कि पहले वो अपने जो सैनिक शासन है उससे बात पहले करेंगे। जो सैनिक प्रमुख होते हैं ना उनसे पहले बात करते हैं। मतलब ये कि कुछ देशों में जैसे कि पाकिस्तान या बांग्लादेश इनको लें तो यहाँ के जो सैनिक शासक है यही इनको ही हम अधिनायकवादी कार्यपालिका कह सकते हैं, क्योंकि ये इनका पूरा प्रयास रहता है शासन व्यवस्था पर अधिकार जमाने का। ठीक है, नेक्स्ट है स्थानीय कार्यपालिका। तो दोस्तों स्थानीय कार्यपालिका तो यार अब बोलने की आवश्यकता नहीं। जैसे कि शहरों में अगर आप शहरों से बिलोंग करते हैं तो नगर निगम, नगर पालिका है, ये स्थानीय कार्यपालिका होती है भाई। ठीक है ना? गांव से बिलोंग करते तो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, तो ये कौन सी कार्यपालिका है? ये स्थानीय कार्यपालिकाओं के उदाहरण है। नेक्स्ट एंड लास्ट है उत्तरदायी और अनुत्तरदायी कार्यपालिका। तो दोस्तों उत्तरदायी कार्यपालिका मतलब ये कि वो कार्यपालिका जो संसद के प्रति उत्तरदायी है तो उसको हम उत्तरदायी कार्यपालिका बोलेंगे। मतलब कि ऐसी कार्यपालिका जो काम कर रही है और उसको अपना जो रिजल्ट है या कहें तो उसका जो फीडबैक है वो संसद को प्रस्तुत करना है। अगर वो उसने कार्यपालिका ने कोई गलत कार्य कर दिया है तो उसका जवाब उसे संसद में देना पड़ेगा। तो उस कार्यपालिका को हम जो है उत्तरदायी कार्यपालिका कहेंगे। और एक ऐसी कार्यपालिका जिसे संसद को कोई जवाब नहीं देना होता है वो अनुत्तरदायी कार्यपालिका कहलाती है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से जिन देशों में, देखिए थोड़ा सा इसको रीड आउट कर लीजिए, क्लियर हो जाएगा। तो जिन देशों में कर्मचारी संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं उसे हम उत्तरदायी कार्यपालिका कहेंगे। जहां वे संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते उन्हें अनुत्तरदायी कहेंगे। ठीक है ना? तो संसदीय कार्यकारी को संसद का विश्वास न रहने की दशा में पद से हटाया जा सकता है। मतलब जो कार्यपालिका या जो कार्यकारी जो कर्मचारी संसद के प्रति उत्तरदायी है उनको मंत्रिमंडल के साथ हटना पड़ता है। लेकिन जो उत्तरदायी नहीं है संसद के प्रति, भाई संसद ही गिर रही है, संसद ही हट रही है तो फिर उसको हटना पड़ेगा ना। लेकिन जो संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है वो स्थायी रूप से अपनी अवधि समाप्त होने तक अपने पद पर बने रहते हैं।
क्लियर है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने 7 प्रकार की विशेष शासन व्यवस्थाओं की बात की है, जिसमें कार्यपालिकाओं के साथ ही साथ में हमने शासन व्यवस्थाओं को भी अच्छे से समझने का प्रयास किया है। ठीक है ना। नेक्स्ट सेशन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट सेशन हमारा बहुत जल्दी आएगा मुख्य कार्यपालिका के कार्य और शक्तियों पर। भाई धीरे धीरे टपक रहे थे इसलिए टाइम लग गया बोलने में। मुख्य कार्यपालिका को हमने समझ लिया है क्या होती है, मुख्य कार्यपालिका के प्रकार को समझ लिया, महत्व को समझ लिया। ठीक है ना। हालांकि जो टॉपिक है हमारा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए इसको 2 पार्ट में किया है। तो अब इस मुख्य कार्यपालिका के कार्य और शक्तियों को हम नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। एनी डाउट दोस्तों, कोई भी शिकायत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल कमेंट करने में ना हिचकिचाए। अगर आप नए स्टूडेंट हैं या पुराने हैं, जो पुराने हैं उनको हमें बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर आपने एक कमेंट भी किया है तो उसका भी रिप्लाई आपको 100% मिलता है ना। नए स्टूडेंट है तो वो भी जान ले कि अगर आप ये सोच रहे हो कि हम कमेंट करें या ना करें, किस शर्तों, क्या पता रिप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, दोस्तों 100% आप लोता जी क्लासेस चैनल एक ऐसा ही है जहां पर 100% आपके सवाल का जवाब दिया जाता है। चाहे छोटी कमेंट करे, बड़ी कमेंट करे, किसी भी प्रकार कमेंट करेगा, थैंक्स भी बोलेंगे तो उसका भी वेलकम किया जाएगा, परंतु कमेंट का रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। तो इसलिए कमेंट करने बिल्कुल ना हिचकिचाए, अपने जो डाउट हो उनको बाहर निकालने का प्रयास करें। डाउट बाहर निकालेंगे तो आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। आगे चल करके क्वेश्चन करने की आदत जो है आपकी इनबिल्ड होगी, बनेगी, जिससे आपके अंदर जो आपकी योग्यता है वो और निखरना प्रारंभ हो जाएगी। चलिए दोस्तों, इसी के साथ में मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट की जाती है कि सेशन को अधिकतम शेयर करें, अधिकतम लोगों तक पहुंचाए, जिससे अधिकतम लोग इस सेशन का लाभ उठा पाए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद दोस्तों। टेलीग्राम में बार बार बोलता हूँ, हर सेशन में बोलता हूँ, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। बिना टेलीग्राम को ज्वाइन करे नोट्स की डिमांड ना करें। टेलीग्राम पर सभी को पता है, लोधा जी क्लासेस नाम से ग्रुप है, लोधा जी क्लासेस नाम से ग्रुप है। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर ले जल्दी से, सभी नोट्स वही प्रोवाइड होती है। और दोस्तों मैं फिर याद दिला रहा हूँ, जो नंबर आपको दिख रहे हैं ये व्हाट्सअप नंबर है, ना कि कॉलिंग नंबर। तो कृपया करके सिर्फ व्हाट्सअप किया करें। ओके, मिलेंगे सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू।